नमस्कार साथियों। हम अभी व्यक्तित्व निर्माण पर कुछ चर्चा कर रहे थे, समझ रहे थे व्यक्तित्व निर्माण को, जैसा कि अभी पिछले वीडियो में हमने कहा था। और हमारी ये बात हुई थी कि हम इसको एक एक जो तैत्तिरीय उपनिषद के आधार पर व्यक्तित्व निर्माण की जो पंचकोश अवधारणा दी गई है उसको एक एक करके देखेंगे। तो आज हम देखते हैं अन्नमय कोश। जी हाँ, अन्नमय कोश जो है हमारे व्यक्तित्व का एक बाहरी आवरण है या एक प्रथम परत भी इसे अपन कह सकते। मतलब हमारे शरीर का जो भौतिक हिस्सा है जो सभी को दिखाई दे रहा है ना, वो भोजन से बना होता है। अब भौतिक हिस्सा क्या क्या दिखाई दे रहा है? जैसे हमारी त्वचा है, मांसपेशियां हैं, हड्डियां हैं, हमारे अन्य अंगों की क्रियाएं जो सारी ऊतक हैं, ये सब चीज़ें अन्नमय कोश से निर्मित हुई। वैसे कुल मिला के यदि हम ये कहें कि अन्नमय कोश जो है वो समस्त कोशों का आधार है, क्योंकि सभी कुछ वात पित्त कफ सब कुछ जो है हमारे चारों कोश जो है वो इसी आधार पर अपनी आगे की क्रियाएं जो है वो कर पाने का सामर्थ्य लेते हैं। कुल मिला के जो सारी क्रियाएं होती हैं शरीर में ही होती हैं, ठीक है ना। और शरीर बना किससे? अन्नमय कोश से। और ये तो हमने शुरू से यही कहा था, जैसे खावे अन्न वैसा होवे मन। तो एक लाइन में हम इसको व्यक्तित्व को नहीं समझ पाएंगे। आइए उसके आधार पर थोड़ा सा प्रयास करते हैं कि जो अन्नमय कोश है इसके स्थूल तत्व जो होते हैं वो पंच महाभूत होते हैं। अब पंच महाभूत कौन से? जैसे आकाश, वायु, पृथ्वी, अग्नि और जल। ये पंच महाभूत है जिनसे मिलकर हमारा जो भारी अन्नमय कोश निर्मित हुआ है वो हुआ है। और इसको थोड़ा सा विज्ञान की यदि भाषा में देखें अन्नमय कोश को, तो हम इसको इस तरह से भी पढ़ सकते हैं कि जो प्रोटीन है, मतलब अन्न जो टुकड़े जिन भागों में टूटता है, अपने अवयवी टुकड़ों में जिनमें टूटता है, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, जल है, तो ये सारे इसके तत्व हो जाते हैं। अब ये सब चीज़ें जब हम ग्रहण करते हैं तो हमारा व्यक्तित्व किस तरह से निर्मित होता है उसको देखने के लिए आए कुछ हम बिंदुवार क्रम से देखते जाएं। जैसे हमने जो भी कुछ अन्न ग्रहण किया, जो भी अन्य हम जो भोजन कह सकते हैं उसको ग्रहण किया, वो ताजा है या पुराना? जी हाँ, उसकी जो ताजगी है वो कितने समय पुरानी है, ये भी हमारे व्यक्तित्व को बहुत प्रभाव डालती है। जैसे ताजा अन्न जो होता है ना, जब हम ग्रहण करते हैं तो तुरंत पच जाता है। अब जब पच जाता है तो स्वाभाविक है उससे ऊर्जा भी शरीर को मिल जाती है, शरीर ऊर्जा मिल जाती है तो हमारा जो व्यक्तित्व है वो ऊर्जावान बने रहता है। पर जब हम पुराना भोजन ग्रहण करते हैं तो उसको पचाने में हमारे शरीर को बहुत ताकत लगती है, तो हमारा शरीर अपने भोजन को पचाने में ही थक जाया करता है। तो अन्य जो क्रियाएं हैं जो हम कह रहे हैं कि जो हमारे व्यक्तित्व का निर्धारक तत्व हैं, वो क्रियाएं जो वहाँ हम पिछड़ जाते हैं, तो हमारा व्यक्तित्व थोड़ा सा उससे प्रभावित होता है। अब ताज़ा या पुराना हम लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। अक्सर करके हम लोग बिल्कुल बिस्किट का पैकेट खरीद के लाए फ्रेश, हम बटर खरीद के लाए, बहुत सारी कंपनियों के बटर मिलते हैं, बटर मक्खन है ना, सॉस है, टमाटर सॉस बिल्कुल बॉटल बंद, सब कुछ मतलब डिब्बा बंद पेय पदार्थ या जो भी भोज्य पदार्थ हैं सब फ्रेश होते हैं, लिखा होता है फ्रेश है, ताज़ा है। पर क्या आप समझ सकते हैं? आप अपने घर में तैयार करके देखिए ना। छोटा सा, जैसे मैंने सबसे पहले बटर ही मेरे मुँह से निकला, मक्खन। तो मक्खन जब अपन घर में बनाते हैं ताज़ा मक्खन, तो उसको क्या हम 10-12 दिन बाद खा सकते हैं? तो फिर ये जो मक्खन हम मार्केट से लेकर आए हैं इसमें तो एक्सपायरी डेट महीने, 1.5 महीने, 2 महीने की होती है आराम से, और कई बार ज़्यादा भी होती है, 3-4-6 महीने की भी होती है। हर कंपनी का अपना अपना डेट का निर्धारण तत्व होता है, उस आधार पर निर्धारित कर लेता है।
वो ताज़ा है या नहीं। देखिए ऐसा होता है, वो भी कोई भी भोजन होता है, वो ताज़ा है मतलब वो हमारे खाने योग्य है। ताज़ा रखने के लिए हम उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स मिला देते हैं, कुछ संरक्षक पदार्थ मिला देते हैं जिससे वो ताज़ा बना रहे। अब ताज़ा बना रहे का क्या मतलब, यदि अधिक समय तक कोई भोजन पड़ा रहता है तो उस पर कुछ जीवाणु आ जाते हैं, ठीक है ना, जीवाणुओं का संक्रमण हो जाता है, तो वो भोजन दूषित हो जाता है, वो हमारे खाने लायक नहीं रहता। तो हम क्या करते हैं, उस भोज्य पदार्थ में कुछ ऐसे तत्व मिलाते हैं जिसे आमतौर पर बोलचाल की भाषा में हम प्रिजर्वेटिव कहते हैं, संरक्षक तत्व कहते हैं। उनसे क्या होता है कि जीवाणुओं की जो वृद्धि है वो रुक जाती है, वो अपनी क्रियाएं नहीं कर पाते, तो वो खाद्य पदार्थ लंबे समय तक खाने योग्य रहता है क्योंकि उसमें जीवाणुओं की वृद्धि नहीं हो पा रही। अब देखिए, वो भोज्य पदार्थ, वो खाद्य पदार्थ जिसमें जीवाणुओं की वृद्धि या जीवाणुओं की क्रिया नहीं हो पा रही, जब हम ग्रहण कर रहे हैं तो हमारी आहार नाल में वो जा रहा है, और हमारी आहार नाल में भी कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जिन्हें मित्र कहते हैं, जो हमारे दोस्त होते हैं, जो कि हमारी पाचक क्रियाओं में मददगार होते हैं। तो वो जीवाणु भी अपनी वृद्धि नहीं कर पाते। अब उनका क्या काम था, हमारी पाचन प्रणाली में मददगार रहना, पाचन में मदद करना। तो उस पर वो रसायन डाले गए हैं जिसमें जीवाणु अपनी क्रिया नहीं कर पा रहे, अपनी वृद्धि नहीं कर पा रहे, तो स्वाभाविक है वो जो हमारी आहार नाल में पाए जाने वाले जीवाणु वो भी कुछ क्रिया नहीं कर पाएंगे, उनकी भी कोई वृद्धि या कोई क्रिया जो है, उनकी जो गतिविधि है वो नहीं हो पाएगी। तो इसका मतलब कि वो भोजन भी फिर हमारा शरीर, हमारी आहार नाल सही तरीके से पचा नहीं पाएगी। जो पचेगा नहीं तो भोजन ऊर्जा देने में कैसे कामयाब हो पाएगा, उसमें वक्त लगेगा, और स्वाभाविक है जो संपूर्ण ऊर्जा हमारे व्यक्तित्व का निर्धारण करती थी वो हमें नहीं मिल पाएगी। तो देखिए, इस तरह से हमने देखा कि जो ताज़ा भोजन खाया तो हमारा व्यक्तित्व निखर कर आया, और जो नहीं था, जिसको हम ताज़ा मानकर खा रहे थे पर वो नहीं था, है ना, तो उसमें किस तरह से हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करने की स्थितियाँ पैदा हों। दूसरा होता है शाकाहार और मांसाहार। देखिए, शाकाहार मतलब जो वनस्पति जगत से हमें प्राप्त हो रहा है, तो वनस्पतियों का जो गुण है वो हम पर आता है। हम जैसे हरी सब्जी खाते तो हरी सब्जियों में जो पोषक तत्व हैं, जो भी रासायनिक तत्व हैं, वो सब हमें मिलते हैं। पीली खाते हैं तो पीली में जो पोषक तत्व है वो हमें मिलते हैं। तो वो सारे तत्व हमारे शरीर की आवश्यकता के अनुकूल होते हैं, तो उनको शरीर पचाने लेता है आराम से। पर जो मांसाहार है उसमें वो तत्व होते हैं जो वो मांस जिस शरीर से आया है ना, जैसे मान लीजिए हमने मुर्गी का मांस खाया तो मुर्गी के जो तत्व हैं वो उसमें हैं, बकरे का खाया तो बकरे का है, कबूतर का खाया तो कबूतर का है, मछली खाई तो मछली, मतलब वो मांस जिस भी प्राणी का है उसके जो भीतरी तत्व हैं वो हमारे भीतर आएंगे, तो हमारा शरीर उनसे प्रभावित तो होगा। और दूसरी चीज़ कि जब प्राणी मांस में तब्दील हो रहा है, मतलब वो शरीर शव में तब्दील हो रहा है, तो उस दौरान बड़ा ही कष्टकारी माहौल हो जाता है। तो वो जो कष्टकारी माहौल है, स्वाभाविक है हर प्राणी के लिए समान ही होता है। किसी को गुस्सा आएगा, किसी को भय होएगा, किसी को घृणा होगी, पर होगी तो सही। खुश खुश तो कोई भी कटने को तैयार नहीं होगा, चाहे वो कोई सा भी प्राणी हो। तो वो जो मनोभाव हैं उस मांस के साथ हमारे भीतर भी आते हैं, तो वही मनोभाव हमारे व्यक्तित्व को भी प्रभावित करने लगते हैं। तो आपने देखा कि जो मांसाहार किस तरह से हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित किया, कि वो मनोभाव मतलब जो हमने खाया है ना, जो हमने शाकाहार खाया था तो शाकाहार की जो भावनाएं थी, जैसे हम वो आई थी, मांसाहार खाए तो मांसाहार वाली भावनाएं हमारे भीतर आई, है ना, वही तत्व जो उसमें थे वो हमारे भीतर आए, तो वही हमारे शरीर को, हमारे व्यक्तित्व को उसी रूप में प्रदर्शित करेंगे वो।
तो स्वाभाविक है हमारा व्यक्तित्व तो प्रभावित होगा ही, क्योंकि वो मनोभाव हमारे भीतर आएंगे और वो हमारे ऊपर प्रभाव डालेंगे, तो हमारा शरीर भी उसी तरीके से प्रतिक्रिया देगा। तो ये हमारे व्यक्तित्व का एक अनूठा अंग हुआ जिस पर हम अक्सर ही बहुत कम ध्यान देते हैं। खैर चलिए आगे चलते हैं। कच्चा और पकाया हुआ भोजन, जो भोजन हम ग्रहण करते हैं 2 प्रकार से करते हैं। अब देखिए, कच्चा भोजन जो पचनशील है वो तो तुरंत पच गया, और कुछ भोजन ऐसे जो पचनशील हैं तो पर उन्हें पकाना ज़रूरी है, तब जाके पचनशील होंगे वो। तो अब यहाँ फिर हमको ये ध्यान देना होगा कि किस विधि से पकाया गया है भोजन। जिस विधि से पकाया गया होता है भोजन, वो चीज़ भी हमारे व्यक्तित्व का निर्धारक तत्व के रूप में काम आती है। अब भोजन किस विधि से पकाएंगे? देखिए 3 विधियाँ। पहली वसा द्वारा। वसा द्वारा मतलब तेल घी किसी के भी द्वारा, जैसे हम पूरी पराठे कचौड़ी पकौड़ी जो चीज़ खाते हैं, मतलब तला हुआ जो होता है, देखिए उसके चारों तरफ जो वसा के भीतर जाता है तो वसा की परत चढ़ जाती है, और वसा की परत को बचाने के लिए हमारे शरीर को अतिरिक्त कार्य करना पड़ता है। जब शरीर अतिरिक्त कार्य करता है तो थकान होने लगती है, तो हमारा व्यक्तित्व भी एक थकान सी महसूस करता है, तो उसका जो प्रदर्शन होता है वो थका हुआ सा होता है थोड़ा। यदि जल द्वारा पकाया गया है भोजन, जल द्वारा मतलब पानी की सहायता से, मतलब जिसको अपन उबला हुआ भोजन कहेंगे, तो जो जल की अपनी प्रकृति है निर्मल कोमल, वही उस पके हुए भोजन में उसके माध्यम से हमारी आ जाती है। तो जैसे तला हुआ भोजन वसा के द्वारा जो बड़ा स्निग्ध दिखता है, दिखने में बड़ा आकर्षक लगता है, इस तरह से जल वाला जो भोजन है उतना आकर्षक नहीं होता, क्योंकि उसमें स्निग्धता का कोई भूमिका नहीं होती, पर वो होता निर्मल कोमल है। उसको जब हम लेते हैं तो बड़ा पचनशील होता है। फटाफट भोजन लिया, उधर पच गया तो शक्ति मिल गई, ऊर्जा मिल गई, और हमारे व्यक्तित्व ऊर्जावान रह गया। तीसरा होता है वायु द्वारा, मतलब हम गर्म वायु के द्वारा भी तो भोजन पकाते हैं। आप लोग अभी खाते होंगे ना, वो चने हैं, मूंगफली है, गर्म, वो भाड़ भूजा नहीं करता कि ऐसे करके गर्म वायु के माध्यम से पकाते हैं। आजकल पॉपकॉर्न भी बहुत खाने का प्रचलन हो गया। हम सभी अनाजों को गर्म वायु में सेकते हैं, कोई रेत के माध्यम से सेकता है, कोई नमक के माध्यम से सेकता है, और कुल मिला के गर्म वायु में सेका जाता है। तो वो भोजन भी बहुत पचनशील होता है, तुरंत पच जाता है। तो जब उसे हम भोजन करेंगे तो ताकत भी हमारे में पूरी रहेगी और ऊर्जा भी रहेगी, तो हमारा व्यक्तित्व भी एक तेजस्वी ऊर्जावान बना रहेगा। अब देखिए, ये तो हमने देख ली प्रकार। अब दूसरी चीज़ जो आती है कि जब हम भोजन पकाते हैं तो हम किस मनोभाव से पकाया, मतलब हमारे व्यक्तित्व को कितना प्रभावित करता है वो चीज़। देखिए, जो हमारे घरों में आमतौर पर हमारी गृहिणियाँ बनाती हैं स्नेहिल मनोभावों के साथ। अब स्नेहिल मनोभाव और गृहिणी शब्द मैंने कहा तो थोड़ा सा आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। वो इसलिए कि अक्सर करके जब हम भगवान के लिए प्रसाद बनाते हैं तो बहुत स्वादिष्ट होता है, और जो रोज़मर्रा का खाना बनाते हैं वो उतना स्वादिष्ट तुलनात्मक नहीं होता। वैसे हमारा दैनिक जीवन वाला स्वादिष्ट होता है ना, पर जो प्रसाद हमने बनाया था उतना स्वादिष्ट नहीं था वो जितना। तो यहाँ से आप समझिए कि जब हम भोजन बनाते हैं ईश्वर को अर्पण करने के लिए, जिसे हम प्रसाद का नाम देते हैं, तो हम स्नेही, समर्पण, आदर और सम्मान भाव के साथ बनाते हैं, तो उसका जो स्वादिष्ट स्वरूप है वो अलग ही निखर कर आता है। और जब हम उस भोजन को ग्रहण करते हैं तो हमारे भी भीतर एक अलग ऊर्जा आती है, अलग निखार आता है, और हमारा तेजस्वी व्यक्तित्व बन पाता है। पर यदि मान लीजिए हमारे घर में झगड़े टंटे हो रहे हैं, गुस्से में खाना बन रहा है, मजबूरी में बन रहा है, तो वो सारे भाव उसमें आते हैं। तो जब स्नेह से पकाया है, एक दूसरे से प्यार करते हुए, बिल्कुल आपको ज़रूरत है, तो आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि भोजन जब भी पके स्नेहिल मनोभाव हो जो भी पकाने वाला है। यदि स्नेहिल मनोभाव ना हो तो भोजन ना पकाएं, ताकि हमारा परिवार स्नेहिल व्यक्तित्व का धनी बन पाए, है ना। तो
इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है घर में भोजन पकाते वक्त, तो क्योंकि हमें अपने व्यक्तित्व को निखारना है। दूसरा होता है अर्थ प्राप्ति के लिए। भोजन किस मनोभाव से पकाया जा रहा, तो पैसा कमाने के लिए। जो अक्सर करके अपन होटल या रेस्टोरेंट में नहीं जाते भोजन करने, और कितना सुंदर सा टेम्पटिंग सा डेकोरेटिव भोजन हमारे सामने रखा जाता है, और वो उसके पीछे यही कि जिस तरह से ये रखा जाए इतना आकर्षक कर दे कि ग्राहक अधिक हमें टिप दे के जाए, या अधिक से अधिक ग्राहक उसकी तरफ आकर्षित हो और हमारी कमाई अधिक हो। तो जिसको हमने कमाई अधिक हो इस मनोभाव से ही बनाया, तो जब हम उस भोजन को खाते हैं तो हमें भी लगता है कि हमारी भी कमाई अधिक हो, और फिर हमारा व्यक्तित्व कुछ ऐसा हो जाता है कि हमें जितना कमाई है उससे संतोष नहीं रह पाता, कि नहीं थोड़ा सा तो और कमाई में इजाफा करना पड़ेगा, वरना गुजारा नहीं हो पाएगा फैमिली का, हम अपनी लैविश लाइफ नहीं जी पाएंगे, हमें थोड़ा सा तो और मेहनत करनी पड़ेगी, कोई दंड फंद करने पड़ेंगे, है ना। तो देखिए जहाँ ये सब चीज़ें आई तो हमारा व्यक्तित्व में भी प्रभावित हो गया। तो हमें भोजन पकाते वक्त ये भी ध्यान रखना है कि वो किस मनोभाव से पकाया गया था, ताकि हमारा व्यक्तित्व उसी तरह से प्रभावित ना हो, है ना। सेहल रखना है तो सेहल भाव से बनाए, या मजबूरी या क्रोधवश। जैसे कई बार क्या होता है कि हमारे घरों में कुछ गरीब परिवारों के सदस्य आते हैं भोजन पकाने के लिए, और जिनकी मजबूरी है, वो कहते हैं कि क्या करें, मजबूरी है, घर में 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ नहीं है, इसलिए हमें दूसरों के घरों में जाके काम करना पड़ता है। तो देखिए वो मजबूरी वाले मनोभाव उसमें आएंगे। तो जब हम उस भोजन को ग्रहण करेंगे तो हमारे भीतर भी वही मजबूरी रहेगी। और यदि वो भोजन जिसने बनाया कि नहीं मैं इस तरह से बनाऊं कि मेरे घर के सब सदस्य प्रसन्न होकर खाएं, खुश होकर खाएं, उसके अंदर कोई मजबूरी नहीं, मैं खुशी खुशी बना रहा हूँ या बना रही हूँ, तो हमारा व्यक्तित्व पृथक तरीके से विकसित होगा। और क्रोधाग्नि के साथ जब हमने कोई भोजन बनाया तो जिस भोजन को जिन जिन लोगों ने ग्रहण किया और सबके भीतर क्रोधाग्नि जो है बहुत तीव्र गति से प्रज्वलित हो जाएगी, और सब एक क्रोधी व्यक्तित्व उन सभी का निर्मित हो जाएगा। तो अक्सर करके हम कहते हैं कि हमारे घर में वो व्यक्ति इतना क्रोध करता है और वो व्यक्ति इतना क्रोध करता है, तो कहीं ना कहीं कारण वो ये होता है कि हमारा भोजन, एक बार हम चेक कर लें कि जब हम भोजन पका रहे थे कहीं क्रोधित मनोभावों से तो नहीं पका रहे थे। तो आपने देखा कि ये जो अन्नमय कोश किस तरह से हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। अब हम अगले वीडियो में अगले कोश पर बात करेंगे। उम्मीद है व्यक्तित्व का यह पहला कोश आपको स्पष्ट अवश्य हुआ होगा। धन्यवाद, नमस्कार।